लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेना में उत्कृष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पात्रा, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पात्रा, वेलकम। अभय दुबे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लंबे अरसे से राजनीति में है। आपका भी सर स्वागत है। कमल हक साहब जो कि प्रवक्ता है पनून कश्मीर के, कमल हक कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। इनामुल नबी साहब आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनामुल नबी साहब आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता है, राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इनामुल नबी साहब। MM खजूरिया साहब जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP और सुरक्षा विशेषज्ञ है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में वैसे तो हम 1.5 मिनट हमारे सारे के सारे मेहमानों को देते हैं, लेकिन आज हम इस बजर राउंड को नहीं चला रहे हैं। सीधा डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर क्यों ना कहूँ? फिरोज डार शहीद हुए इसलिए, वो ख़त्म हुए इसलिए, मिलिटेंसी का शिकार हुए इसलिए क्योंकि वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, वो बार बार आप लोगों को याद दिलाते रहे कि साहब मैं दक्षिण कश्मीर में एक थाने का SHO हूं, मुझे बार बार आतंकी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दीजिए। आपने नहीं दी और यही वजह है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। रूबिका जी, ये आपका बहुत जायज़ प्रश्न है। पहली बात तो है, फिरोज डार साहब को सल्यूट करते हुए मैं इस विषय को आरंभ करूंगा और कुछ आंकड़े यहाँ रखना चाहूँगा, क्योंकि जानना चाहिए कि आखिर इन्होंने मांगा तो क्यों नहीं मिला, और अगर बाकी पुलिस स्टेशन जो कि बहुत सेंसिटिव एरियाज़ में है वहाँ की स्थिति क्या है। अब देखिए, 808 बुलेट प्रूफ व्हीकल जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी प्रोक्योर किया है। 84 बुलेट प्रूफ व्हीकल और 50 बुलेट प्रूफ जिप्सीज़ वो अभी फैब्रिकेट हुए हैं। ये ठीक बात है कि फिरोज डार साहब ने मांग रखी थी। फिरोज डार साहब जैसे अनेकों और जाबाज लोगों ने भिन्न भिन्न पुलिस स्टेशन में ये मांग रखी थी। पुलवामा और शोपियान डिस्ट्रिक्ट में 100% पुलिस स्टेशंस को और जितने भी लोगों ने मांग रखी थी उसे पूरा कर दिया गया। सेकेंड स्टेप में कुलगांव और अनंतनाग में कुछ पुलिस स्टेशन छूट गए हैं। अनंतनाग में ही फिरोज डार आते थे, अच्छा बल पुलिस स्टेशन में, उस पुलिस स्टेशन और 5-6 पुलिस स्टेशन को छोड़ के अनंतनाग और कुलगांव में भी पूरा कर दिया गया है। अवंतीपुरा में एक पुलिस स्टेशन को छोड़ के बाकी जगह पहुंचा दिया गया है। 808 तो हमने प्रोक्योर किया। आपका ये प्रश्न हो सकता था बाकी BP अर्थात बुलेट प्रूफ व्हीकल जिप्सीज कहाँ गए। आप देखिए, जब फ्लड आया था 2014 में लगभग 1200 व्हीकल डैमेज हुए थे और 467 व्हीकल जो मुनीर खान साहब है ना, कश्मीर के IG, वो ये सारी बातें बता रहे हैं। हम इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस बात में इंटरेस्टेड, तो मुझे जनता को बताना है ना। नहीं सर, वो तो हम बता ही रहे हैं, वो आंकड़ा हम जनता को दिखा रहे हैं। आप शायद वो टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बार बार IG की बाइट बाकायदा हम चला रहे हैं। हमें ये जानना है, जो जनता को जानना है वो ये बात है कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद, बार बार ये बता देने के बावजूद कि साहब मुझे खतरा है, मेरे साथियों को खतरा है, किसी तरह की प्रोटेक्शन क्यों नहीं मुहैया करवाए आप लोगों ने? जबकि सेपरेटिस्ट को तो आपने बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल दे रखे हैं। हमारे जवान जो आतंकवाद से लड़ रहे हैं उनके लिए रत्ती भर। देखिए, जहां तक ना सुनिए, मैं बताता हूँ जहाँ तक सेपरेटिस्ट को सुरक्षा देने का विषय है, ये बहुत पहले से सेपरेटिस्ट को सुरक्षा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप ये प्रूफ करिए कि सेपरेटिस्ट है, फिर इसके बाद इनका जो सुरक्षा दिया गया वो हटा दिए। इसी कारण से आप देखिए, NIA आज सेपरेटिस्ट की जांच कर रही है और वो उस कगार पे खड़े हैं जहाँ ये सरकार प्रूफ कर देगी कि ये सेपरेटिस्ट है। एक बार ये प्रूफ हो जाए तो इंतजार करके देखिए, केवल सुरक्षा हटाना ही नहीं, उनके साथ और क्या क्या होता है। दूसरी बड़ी बात है कि आखिरकार हमने पुलिस ने फिरोज डार को बुलेट प्रूफ व्हीकल क्यों नहीं दिया। देखिए, वैसे तो यहाँ पुलिस का प्रवक्ता भी होना चाहिए, मगर मैंने जितनी सोच ली है, यहाँ जम्मू कश्मीर में हर पुलिस अधिकारी और हर जवान आतंक के घेरे में है, जैसा कि हर सिटीजन भी आतंक के घेरे में है। स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा डिमांड है। देखिए, हम सरकार में आए लगभग 2 वर्ष हुए हैं। 2 वर्षों में हजारों की तादाद में हर पुलिस अधिकारी के लिए जिप्सी मुहैया कराना कुछ वक्त लगेगा। और जैसा अभी IG साहब ने भी कहा और जैसे मैंने आंकड़े दिए,
808 गाड़ी प्रोक्योर हुए हैं तो और फिर गाड़ी प्रोक्योर हो रहे आपकी हैं। सरकार 1200 गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गए फ्लड में। जब जस के तस वहां के हालात बने रहने हैं तो आपने एक्सपेक्टेशन हाई की है, तभी तो नहीं, एक्सपेक्टेशन हाई थी तभी तो गाड़ियां नहीं थी, हम प्रोक्योर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी बैठे हैं। वही चीजें जो पुरानी सरकार में चली आ रही है वो आज की तारीख में डॉक्टर पात्रा होगी, तो फिर आपके आने का क्या फायदा है? रूबिका जी, पुरानी सरकार से कमल हक साहब आपसे बात करेंगे सर, कमल हक साहब आपसे बात करेंगे। डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए, और ये सवाल बहुत वाजिब है। एक जवान की शहादत का जवाब सरकार को ही देना होगा। आप इसे पहले देखिए, आप दूसरे सरकार से हमें कंपेयर मत करिए। आप 50,000 बुलेट प्रूफ इन 7 इयर्स, 7 साल से 50,000 बुलेट प्रूफ की मांग थी, एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं आ रहा था। इस सरकार ने 3 वर्षों के अंदर केंद्र ने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दिया। आप बोल रहे हैं कि सारा कुछ एक दिन में हो जाएगा, ये कैसे ह्यूमनली संभव है? डॉक्टर पात्रा, आप टेक्निकलिटीज में इसको घुमा रहे हैं। आपने क्या करा, पिछली सरकार ने क्या नहीं करा, आप उसमें इसको घुमा रहे हैं। लेकिन बेसिक फैक्ट ये है, जो कि आप इन मानने से इनकार कर रहे हैं, आपकी चीफ मिनिस्टर जो कि स्टेट की होम मिनिस्टर भी हैं, उनका दायित्व वो बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो थ्रेट परसेप्शंस को आंकलन करें। जहाँ पे थ्रेट ज़्यादा है वहाँ पे वो एक्शन ले लें। लेकिन ये एक मानी हुई बात है कि आपकी चीफ मिनिस्टर सिंपैथाइज़र है किसी दूसरे, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनको कि वो शायद उनको वो डिस्प्लीज नहीं करना चाहती है। यहाँ तक कि जब शहीद फिरोज डार उनका कत्ल हुआ, वो शहीद हुए, 5 दिन तक तो हमारी महबूबा जी उनके घर पे भी नहीं गई। 3 दिन के बाद में उन्होंने, जब वहाँ पे सारा परिवार, उनके सारे वेल विशर शोक मना रहे थे, तो महबूबा जी आपकी चीफ मिनिस्टर जम्मू में इफ्तियार पार्टी दे रही थी। ये भी एक फैक्ट है कि पुलिस वालों का, जो कि पीछे रिपोर्ट्स आए, उनका कहना था कि महबूबा सरकार हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में बाधाएं डालती हैं, वो हमें फ्रीडम नहीं दे रही हैं, वो हमें अपनी मर्जी से काम करने नहीं दे रही हैं। तो ये तो साफ जाहिर है कि इस सरकार में जो भी वजह रही हो, उनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं, ना वो उनको टेररिज्म को कंटेन करने के लिए, और ना ही पुलिस और पुलिस को। अरे हक साहब, वो तो बयान देती है कि बातचीत से मामला हल होगा। वही तो बता रहे हैं, वो बयान देती वो है। किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रही है। वो शहीदों को याद नहीं करती हैं। डॉक्टर पात्रा, ये तो हाल है आपके राज में, हो क्या रहा है आपकी नाक के नीचे, एक के बाद एक चैलेंज करके ये जितने भी आतंकवादी है खत्म कर रहे हैं, और इसका खामियाजा साहब किसको भुगतना पड़ा, आपको पता है? मैं इसका उत्तर देता हूं, सुनिए। अगर जो अभी हक साहब ने कहा कि महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों और अलगाववादियों को समर्थन देती है, तो ये सच में गलत बात है। मगर क्या वो वाकई आतंकवादियों का समर्थन देती है? अगर वो आतंकवादियों का समर्थन देती है तो कश्मीर के लोगों को, और हक साहब आप जैसे लोगों को भी, जो मुसलमान कश्मीर में ऐसी पार्टियों को वोट देते हैं, आपको लिखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि इस पार्टी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द करिए। आपने रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए लिखा है, पहले तो आप बाहर कर लीजिए ना अपना साथ। डॉक्टर, सारी की सारी जिम्मेदारी आप दूसरों पर सौंप देंगे। डॉक्टर पात्रा, आप एक बात क्यों बोल रहे हैं? जब आपने सरकार बनाई, जब सरकार बनी, आप प्रधानमंत्री हमारे देश के कश्मीर में मौजूद थे, तो उस टाइप के जो चीफ मिनिस्टर थे, कश्मीर में आप जैसे लोग मरहूम मुफ्ती सईद, उन्होंने तो आपकी स्टेज पे कहा था, उन्होंने धन्यवाद दिया था, सेपरेटिस्ट को धन्यवाद दिया था, और उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने कश्मीर में स्मूथली इलेक्शन करवाए। तो ये बात क्या दर्शाता है? आप किसके बता रहे हैं? आप किसको क्या बताएंगे? इसके क्यों दिया उन्होंने? इसका तो बिल्कुल साफ माने था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किए जा रही थी, और वही महबूबा मुफ्ती भी कर रही है। आप इसको माने या ना माने, आप अपने आंखों पे पट्टी बांधिए। आपके पास उत्तर है तो जवाब भी दे दीजिए, बताइए। देखिए, सुनिए हक साहब, मैं आपको उत्तर हक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं आपको और सम्मान के साथ कहता हूं, अबे जी बस एक सेकंड जवाब ले लो, फिर आती हूं। पीडीपी के साथ हम लोग गठबंधन में, पीडीपी के साथ बीजेपी गठबंधन में है, इसीलिए सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। जिस दिन बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन टूट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा बढ़िया, और वहां स्वर्ग बन जाएगा। आप लोगों का अगर ये मानना है, ये मानना, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये एरोगेंसी है, ये बात हम कर ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, बीजेपी को बोलते हैं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। आप किस गुमान में हैं? बिल्कुल
आप किस गुमान में हैं? अगर आप सरकार चला रहे हैं डॉक्टर पात्रा, तो उसका जवाब आपको देना होगा। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को मानिए डॉक्टर पात्रा, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जवाब आपको देना होगा। डोंट बी एरोगेंट। तब तक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हम बोल नहीं पाएंगे। आप किस गफलत में हैं? हमने नहीं कहा था कि आप इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है और इसी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बनाई है साहब, तो आपको जवाब देना होगा। नहीं, जवाब दे रहे हैं, मैं तो जवाब दे रहा हूं। टेक्निकली जवाब देता हूं तो आप बोलते हैं टेक्निकली मत दीजिए। मैं पॉलिटिकली जवाब देता हूं तो आप कहते हैं ये एरोगेंसी है। जवाब देना जरूरी है और आप इस्लामिक जो प्रॉब्लम्स है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को मानने को तैयार नहीं है आप जैसे लोग। आप लोग कहते हैं कि ये केवल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं दिस इज अ प्रॉब्लम विद द वे इस्लाम इज थिंकिंग इन कश्मीर। और जब तक इस्लाम के इस प्रॉब्लम को कश्मीर में आप जैसे लोग हक साहब इसमें बात आ रही है, ये डिट्रैक्ट नहीं है, बिल्कुल डिट्रैक्ट नहीं है। डॉक्टर पात्रा पर डिबेट नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर पात्रा आपको एक सेकंड में इसको बड़ा जरूरी डॉक्टर पात्रा, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूं पमन कश्मीर, जिन्होंने 1991 में डंके की चोट पे कहा था कि कश्मीर एक इस्लामिक प्रॉब्लम है, रेडिकलाइज सोसाइटी की प्रॉब्लम है। उस टाइम पे आप लोगों ने हमें हंसा था कि बोलने, आप लोगों ने हमें कहा कि आप कम्युनल हो, आपने कहा था कि आप देश के टुकड़े करना चाहते हो, आप सांप्रदायिक हो। और आज 27 साल के बाद में हमने नहीं कहा था, वो बात दोहरा रहे हो, आप हम ही ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग नहीं मानते। हम तो पिछले 27 साल से चला रहे हैं। मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अब एक सेकंड, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या हम इसी को अब तक डिफाइन करने में टाइम जाया कर गए हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जबकि साफ चीजें नजर आ रही है कि आप वहां सेपरेटिस्ट को दूसरी सरकारों पर जिम्मेदारी डाल के कहते हैं भाई पहले से चला आ रहा है, इसलिए हम भी उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेरा जवान यहाँ सिक्योरिटी मांगते मांगते थक जाता है, आप उसे क्या देते हैं? कफन। आप उसके घर क्या पहुंचाते हैं? कॉफिन। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। ये बात पिछले 20-25 साल से बहुत गंभीर हो गई है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार कहीं भी चला रही हो, सब पॉलिटिकल पार्टीज आज की हालात के जिम्मेवार हैं। ये पिछले 25-30 साल से कोई नहीं समझ पा रहा कि क्या कश्मीर किस चीज़ से गुजर रहा है। कश्मीर पिछले 1990 से इतने गज़ब के टेररिज्म में फंसा हुआ है कि रोज़ कश्मीरी मर रहे हैं। उसके बावजूद भी चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आर्मी और पैरामिलिट्री वाले हों, या चाहे सिविलियन हों, बात सिंपल है कि किसी भी सरकार ने, चाहे आज की हो चाहे पुरानी सरकार हो चाहे उससे पुरानी सरकार हो, किसी ने इस पर प्रोफेशनल तवज्जो दी ही नहीं है। आज ये सुनकर बड़ा दुख होता है, और पात्रा जी को भी दुख होगा इसका, कि इतने सालों में आज भी सेना के जवानों को, पुलिस के जवानों को एक मांग पुटअप करनी पड़ती है। क्या हमें जो हायर रैंक्स के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो सेना के अध्यक्ष लोग हैं, उनको क्या ये नहीं मालूम कि क्या ज़रूरतें हैं? क्या एक सिपाही को, एक कांस्टेबल को अपने एसएचओ के ज़रिए बताना पड़ेगा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए? ये तो बात दिल्ली में समझ में आनी चाहिए, ये बात श्रीनगर में समझ में आनी चाहिए, जम्मू में समझ में आनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इसमें क्या कठिनाई है। पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है, गाड़ियों की कोई शॉर्टेज नहीं है। आपके देश में खुद जिप्सी गाड़ियां बनती हैं, केवल उसको बुलेट प्रूफ करना है, और बुलेट प्रूफ करने की पूरी साइंटिफिक चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। जब आप ये कॉन्वर्सेशन लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज अबाउट सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी टू द सेपरेटिस्ट। लास्ट पार्ट ऑफ माय योर क्वेश्चन वाज सिक्योरिटी टू द सेपरेटिस्ट। देखिए, ये साबित करना कि ये सेपरेटिस्ट है, जैसे पात्रा साहब ने कहा, कि जब हमें सबूत मिल जाएगा, जब हमें ये लीगली कंफर्म हो जाएगा, जब इसकी सारी जांचकार हो जाएगी कि ये सेपरेटिस्ट है, तो फिर आप देखिए क्या होता है। भाई, ये समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी इसकी आप तहकीकात करेंगे। कितने साल से हम कह रहे हैं कि सेपरेटिस्ट है, मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है, सारे पत्रकार कह रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है। और क्या चाहिए आपको एविडेंस इसकी कि सेपरेटिस्ट हैं, ये पाकिस्तान के संग मिले हुए हैं। सर, हमारे पास प्रूफ नहीं है। एमएम खजूरिया साहब, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मैं आती हूँ आपके पास, और मैं जो ऐड ऑन करना चाह रही थी वो ये कि जो आईजी है कश्मीर के, वो ये कह रहे हैं कि साहब, मुझे आई वाज नॉट अवेयर अबाउट एनी रिक्वेस्ट, बुलेट प्रूफ व्हीकल की रिक्वेस्ट के बारे में साहब को इल्म ही नहीं था।
वो तो जब हम मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप काम किया जा रहा है। MM खजूरिया साहब फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के। जवान भेजेगा, ये औहदेदारों का क्या इसमें रोल है? औहदेदारों का रोल है कि सिचुएशन को एसेस करके और सामान जवानों को दें, कांस्टेबल्स को दें। ये कांस्टेबल की जिम्मेवारी नहीं है कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंदूक चाहिए या बुलेट प्रूफ वेस्ट चाहिए। सर लेकिन यहाँ पर तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप का मामला हो रहा है ना सर। लेकिन हाँ, MM खजूरिया साहब, आप मुझे ये बताइए, जो बात डॉक्टर पात्रा कह रहे हैं कि जरा सा हमारे पास प्रूफ आ जाने दीजिए कि ये सेपरेटिस्ट है, आ गया फिर तो इनकी खैर नहीं। क्या वाकई ही सबूत नाम की कोई चीज नहीं है इन सेपरेटिस्ट के लिए हमारे पास? मैंने कब कहा कि हमारे पास प्रूफ नहीं है? हमारे पास प्रूफ है, बिल्कुल। वो सेपरेटिस्ट और अलगाववादी, मैं तो उनको आतंकवादी कहता हूं। ये कहना गलत है कि प्रूफ नहीं है। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने कहा नहीं, तो मैंने गलत सुना। मैं बता रहा हूं ना, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद ने गलत सुना। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, बिल्कुल गलत सुना। आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई मैं समझाता हूं। इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, और आप अभी जाके गूगल में देख सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के साइट पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डोंट कॉल देम सेपरेटिस्ट, डोंट कॉल देम सेपरेटिस्ट। हमने कहा ठीक है, NIA उस पर रेड होगा, उनके पैसे की पूरी जांच करके पुख्ता तरीके से इस विषय को दुनिया के सामने रखा जाएगा। और पहली बार मैं बाकी सबसे पूछता हूँ, सबको पता था, सुन लीजिए, मैं बोल रहा नहीं, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, सबको पता था कि सबको पता, अरे रूबिका जी, सबको पता था वो सेपरेटिस्ट है, उनके पैसे पाकिस्तान से आते हैं, तो किसी ने NIA की जांच क्यों नहीं कराई थी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों करना पड़ा? क्यों बुलाना पड़ा उनको दिल्ली में? कि क्या सिर्फ NIA ही प्रूव कर सकती है कि वो सेपरेटिस्ट है, कोई और इदारा ये प्रूव नहीं कर सकता है? NIA ने अभी तक जांच क्यों नहीं किया था? उनके फंडिंग की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई थी? नहीं, ये बताइए, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई थी? ये हमारी सरकार को, ये तो बहुत अच्छी चीज है जो आपने की है, लेकिन इतना काफी नहीं है सर, इतना काफी नहीं है। पात्रा जी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, हमारी सेना के जवान दिनों दिन खत्म होते चले जा रहे हैं। एक बात सुनिए आप जरा, देखिए रूबिका जी, एक बात सुनिए, अगस्त लास्ट ईयर, लेफ्टिनेंट प्रसाद, मैं आपके पास आ रही हूँ। जनरल प्रसाद, आई एम कमिंग टू यू। वेट, उस समय क्यों नहीं NIA ने इन्वेस्टिगेशन किया? सर आधा घंटा हो गया है, मेरे 2 मेहमान अभी भी बने हुए हैं। अभय जी जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं रूबिका जी, देखिए मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ और इतना शर्मनाक भी है। सम्मित पात्रा जी कह रहे हैं कि जितना प्रिक्योरमेंट करना था सारा हमने कर लिया, एडिक्वेट फंड प्रोवाइड करा दिए। मैं आपको बताता हूं क्या डिमांड थी पुलिस की। पुलिस ने कहा कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स की हमको आवश्यकता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की हमको आवश्यकता है, लिक्विड एक्सप्लोजिव डिटेक्टर की हमको आवश्यकता है, और RFID बेस्ड व्हीकल की आवश्यकता है, जिसकी वो डिमांड कर रहा था। क्या हुआ ये सच्चाई जान लीजिए। जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फंड था, जो साल पहले ये आवश्यकता नहीं थी, 1.5 साल में ही आवश्यकता हुई में, वो मोदी सरकार ने 15-16 में 35 करोड़ और 16-17 में 24 करोड़ कर दिया कम करके। तो पुलिस के पास ये सारा कुछ जो था, ये 1.5 साल पहले बुलेट प्रूफ नहीं चाहिए था। ये सच्चाई, 1.5 साल के अंदर ही सब कुछ चाहिए पड़ा, वो तो हमने दिया है। सरकार ने हमको मुहैया कराई है। पात्रा जी सुन लीजिए, मैंने आपके बीच बिल्कुल नहीं बोला, अब आप सुन लीजिए विवेकपूर्ण तरीके नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने ये डिमांड रखा, बिल्कुल सही कहा, वो सब हमने प्रोक्योर करके दिया है, मगर आप ये बताइए, आप इतने वर्षों तक वहां पे सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं दिया अभी तक? अरे 148 करोड़ रुपए का जो मॉडर्नाइजेशन ये सब हमारे पीछे ही देखते रहेंगे। डॉक्टर पात्रा, 24 और हो गया सर, करोड़ कर दिया। नहीं बिल्कुल सही है, तभी तो मैंने आपको गिनाया कि हमने क्या एक्स्ट्रा किया। कांग्रेस ने बर्बाद किया, तभी देखिए, कांग्रेस ने देश को पीछे धकेल दिया। रूबिका जी, साल हो गए, आप आगे बढ़िए सर, अब अपनी जिम्मेदारी लीजिए। एक प्रोक्योरमेंट के लिए 4-4 महीना लगता है, अवसर दीजिए। रूबिका जी, अभय दुबे जी को अपनी बात रखने दीजिए, एक सेकंड। इंक्रोचमेंट करते हैं दूसरे की बात पर। हाँ अभय जी जल्दी से, क्योंकि इनामुल हक साहब भी है और खजूरिया साहब भी बने हुए, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल जल्दी से। मैं पूछना चाहता हूं
कि जो जेके की सिक्योरिटी विंग है जो इन सेपरेटिस्ट की सुरक्षा में लगी है और स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है जो महबूबा जी की और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी है, वो तो बहुत इक्विप्ड है, उनको संसाधनों की कमी नहीं होती। 1500 से अधिक जवान मरे, ये चीफ सेक्रेटरी ने अभी कहा। तो आपको पुलिस मॉडर्नाइजेशन फंड में जो कमी वहां पर, दुबे जी आप इस सरकार पे ये तोहमत क्यों लगा रहे हैं? ये तो आपकी देन है, ये तो उन्होंने कोई नई बात तो करी नहीं, ये तो पहले से आ रहा है। इन्होंने क्या नई बात करी? इनके साथ में ये है कि आप ये तय है, ये मानना है सबका कि जो बीजेपी पीडीपी सरकार से पहले जो कुछ भी वहां पे रायता खड़ा हुआ वो तो था ही था। एक साल पहले बीजेपी ने इन्वेस्टिगेशन किया था इनकी सरकार के समय, बढ़ा दी थी सारी कौम की, सारी जनता की, सारे देश की, क्या और वे उसमें विफल रहे। वो हमारी परेशानी है, वो हमारा दर्द है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे करे थे, सीना छोड़ के कहा था कि हम इसमें करेंगे और हम उसमें बहक भी गए थे, हमारा मानना भी था वो, लेकिन अब ये बिल्कुल विफल हो गए उसमें। यही तो तकलीफ है, यही तो हमारा दर्द है और ये मानने से मुकर रहे हैं। इसको किसी दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। बहुत टाइम है आपके पास। मैडम मैं निकलूं? इनामुल नबी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड सुनते हैं। इनामुल नबी साहब। मैडम मैं निकलूं फिर? कहाँ निकलेंगे सर, कहाँ जाएंगे? देश के खिलाफ बोलेंगे। हाँ आप निकल ही जाइए तो बेहतर। मैडम आप मौका ही नहीं देते, 25 मिनट कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान को छोड़ के कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे और कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना? आपको यहीं रहना है इनामुल नबी साहब। संबित पात्रा जी आपको क्या हुआ है? हम कश्मीरी हैं, समझ लीजिए। हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं आप हमें यहाँ से निकालेंगे। आप कह रहे हैं आप एक बार बोल दीजिए हम हिंदुस्तानी हैं तो मैं प्यार से हर दिन डिबेट करूंगा आपके साथ साहब। एक बार बोल दीजिए आज जी न्यूज पे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तभी तो मैं आप पे खार खाता हूँ, तभी तो कहता हूँ पाकिस्तान चले जाओ। कि आप बता दीजिए आज कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, गर्व से बोल दीजिए। जिस दिन आप हमें अपनाएंगे उस दिन शायद हम बोलेंगे। फिलहाल आप अपना नहीं रहे हो, फिलहाल आप हम पर गोलियां और पैलेट्स चला रहे हैं। आपको आप बोल तो लीजिए सर, आप बोल तो लीजिए, आप फिर देखिए कैसे रहेंगे। इनामुल नबी साहब, संबित पात्रा जी, इनामुल नबी साहब, इनामुल नबी साहब, और कैसे अपनाएंगे? सिर्फ खून बह रहा है वहां पर, सिर्फ और सिर्फ यही नजर आ रहा है। आप देखिए वो दो मासूम बच्चियां, वो अपने बाप को बस सारी जिंदगी तरसती रह जाएंगी। वो तो हमारे अपने लोग हैं, इनको ये आतंकवादी खत्म किए जा रहे हैं और आप जो है हठ योग बनाए बैठे हुए हैं। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? मैडम सबसे ज्यादा हमें ये बात समझ आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली में लोग बैठे हैं संबित पात्रा जैसे लोग, उनको समझाने की। चाहे मैं फिर से दोहराऊंगा, चाहे लाश फौजी की हो, पुलिस वाले की हो, सिविलियन की हो या मिलिटेंट की हो, मरता तो इंसान ही है। सर उसकी माँ के लिए उसके बेटे की लाश घर पहुंचती है। मेरी बात सुनिए मरने के लिए आप उनको हमारे शहीदों के साथ बिल्कुल कर पैर मत कीजिए इनामुल नबी साहब। वो इंसान नहीं है, जबरदस्त वो हैवान है इनामुल नबी साहब, वो हैवान है हमारे लिए। मैडम मैं आज जी न्यूज पर एक जबरदस्त इंकिशाफ करने जा रहा हूँ, जबरदस्त इंकिशाफ। मैडम खुदा के लिए, आप जिन्होंने पिछले 1 साल से बंदूक उठाई है, संबित पात्रा जिसे कहे एनआईए से कहे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनको किसने बंदूक उठाने पर मजबूर किया? इसमें ना देशद्रोही वाली बात है, ना देशभक्ति वाली बात है, देशद्रोही वाली बात है नहीं। जिन्होंने पिछले 1 साल से बंदूक उठाया है, मेरी एक गुजारिश होगी संबित पात्रा से, एक छोटे भाई होने के नाते आप ये इन्वेस्टिगेशन कराएं कि उनको किसने फोर्स किया गन उठाने के लिए। हम सुनते क्यों हैं रोज-रोज, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप भी वहीं के रहने वाले हैं ना, आप अपने आप को कश्मीरी कहते हैं तो आप AK-47 लहराने लग जाते हैं। सुनते क्यों हैं? अब मैं आपके मुद्दे की बात कहता हूँ, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, जवाब दीजिए। आप भी कश्मीर में हैं? जी बताइए। हाँ बिल्कुल मैं कश्मीर में हूँ। तो AK-47 क्यों नहीं दिख रही है आपके हाथों में? नहीं ये यार टेलीविजन में बैठ के आप क्यों उनको सपोर्ट करते हैं? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर, मैडम मैंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर भरोसा रखा है, मैं तभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो बाकियों को भी भरोसा करवाइए ना, उकसाते क्यों हैं आप?
तो उसके लिए आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी इरोड मत कीजिए। मैं तभी तो आपसे कह रहा हूं। अरे आप अगर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे भरोसा करते हैं तो बता दीजिए ना कि आप हिंदुस्तानी हैं। आप यहाँ पर बच्चों पर पैलेट चलाएंगे, फिर आप डेमोक्रेसी कहेंगे, वो भी नहीं चलेगा। चलाने की नौबत क्यों आ रही है? आप यहाँ पर वो पैलेट चलाने की आप दिलों में पैलेट चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कश्मीर में? आज भी यहाँ फौज घरों में घुस कर तहस नहस करती है, गोलियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आर्मी को या सिक्योरिटी फोर्सेस को रिटेलिएट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप ये बात क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? आप इस बात पे क्यों नहीं अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ रही है पैलेट गन चलाने की कश्मीर में? आपको करना है, क्योंकि जब आप 8 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चों को सिखाएंगे, उनको रेडिकलाइज करेंगे, उनको बोलेंगे कि जाओ इंडियन डॉग्स गो बैक, तो आप कैसी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं? कर लीजिए, अगर आप 80,000 का करोड़, ये ऐसा ये नहीं है कि आप खाली इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं करते, आप अपने गिरेबान में जाके देख लीजिए आप किस नस्ल को पाल रहे वहां पे, आप क्या सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। और अगर उस रेडिकलाइज सिचुएशन बीजेपी को सूट करती है, सिक्योरिटी फोर्सेस बीजेपी को सूट ये सिचुएशन करती है, वो चाहते हैं कि हम हमारे फौजी मरे, नॉर्मल सा ये इनको सूट करती है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ 72% क्या किसको सूट कर रही है? आंखें खोलिए ना, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पीएचडी कर लेनी चाहिए अब तक इन सारे के सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स पर। पीएचडी करनी चाहिए, बंद कर दीजिए अपने आप को कमरे में कुछ दिनों तक और पढ़िए। आप समझदार आदमी, आपको लग जाएगा कि किसको सूट कर रहा है ये सब कुछ। पर्दा उठाइए, आप देख लीजिए। एमएम खजूरिया साहब के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर पात्रा में आती हूँ। एमएम खजूरिया साहब बहुत टाइम से पेशेंटली हम सबको सुन रहे हैं, आधा घंटा हो गया है। समझदार कैसे हो सकता है? डॉक्टर पात्रा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। एमएम खजूरिया साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन आप देख रहे हैं ये मामला कहाँ है, किस तरीके से गंभीरता से इस पर चर्चा हो रही है। खजूरिया साहब, आपने तो बहुत टाइम जम्मू कश्मीर में बिताया है, ज़रा ये बताइए कि आपको वहाँ पर असल प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है? ऐसा कहते हैं ना कि जब आप उस जगह होते हैं तब हो सकता है आपको रियलाइज ना हो, लेकिन जब आप उससे दूर होते हैं तब आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखने लगती है। बहुत ईमानदारी से सर बताइएगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? देखिए पहली बात तो ये है कि सारी डिस्कशन डीरेल हो गई है और इधर उधर की बातें करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सवाल बुनियादी तौर पर यह है, पहला ये कि साहब ये फिरोजदार की जो शहादत हुई, क्या ये प्रिवेंटेबल थी? अगर नहीं हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो तो उस सवाल का जवाब पहले आपको ढूंढना है और जो भी शख्स और जो भी एजेंसी उसके लिए जिम्मेदार है उसको उसके लिए सजा बाहर होना चाहिए और उसके बाल बच्चों की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को लेनी चाहिए ताकि शहीदों की जो उनकी जिम्मेदारियां हैं जो आप पीछे छोड़ गए हैं उसको हम अपनी नेशन की जिम्मेदारी समझ करके निभाएं। दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बताई गई हैं। ये जाहिर है, बुनियादी बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी सी आतंकवाद में कमी आती है तो वो कहते हैं आज ही ख़त्म हो गया, अब आराम करने का वक्त है, तो बुलेट गाड़ियों की भी ज़रूरत अब नहीं है, हार्ड रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठिए। कितनी बार इनको कहा गया कि ये शरारत के लिए नंबर काउंट नहीं करते हैं और जो लोग वहाँ ये शरारत चला रहे हैं, पाकिस्तान से चला रहे हैं या उसमें वहाँ भी शामिल हो गए हैं, तो वो उनके पास ना आदमियों की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना हथियारों की कमी है। और 4-5 आदमी सारे देश को, सारे पेरिस में 4 आदमियों ने सारे शहर को हिला दिया। अभी लंदन में देखिए क्या हो रहा है। तो ये अब हमें ये मान के चलना चाहिए कि लड़ाई लंबी है और जब तक पाकिस्तान या तो अपना रास्ता बदलता नहीं है या हम उसको मजबूर नहीं कर देते हैं, ये लड़ाई चलती रहेगी और उसके लिए हमारे जवान जो हैं और जो भी हमारे साथी हैं, पता चलेगा जम्मू में लोग कितने हैं, आपके साथ लद्दाख में कितने हैं, कश्मीर में कितने हैं। एक सिर्फ बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आपको बुलाया गया है, थोड़ा दर्द फील कर लीजिए, आप थोड़ा समझ जाइए। आप मिलिटेंट जब मरता है तो वो इंसान होता है, आप कुछ भी बोले जाते हैं, आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो मिलिटेंट है जिसकी वजह से वहां पर खून-ओ-जार हो रहा है, वो मिलिटेंट है जिसकी वजह से आपके और हमारे लोग मर रहे हैं और आप यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं।
डॉक्टर पात्रा, और क्या सबूत चाहिए आपको सेपरेटिस्ट के लिए, बताइए और क्या सबूत चाहिए आपको? नहीं, मैं देखिए, मैं इनको जवाब देता हूँ। रूबिका जी मैं पात्रा जी से कि मैं इसका जवाब देता हूँ। जिस नाशमारी की बात कर रहे हैं, इनको बोलिए नहीं। एवं खजूरिया साहब जवाब देना चाहते हैं नामुल नबी को, एक सेकंड उनका जवाब सुन लेते हैं और फिर डॉक्टर पात्रा को जवाब दीजिएगा। सवाल उन्होंने मुझसे किया, मैं जवाब देता हूँ। इनको बोलिए कि पाकिस्तान अपने एजेंट निकाले, वहां से बंदूकें हटा दे, हम राशनबारी कराएंगे, मैं बताऊंगा लोग किधर जाते हैं। कश्मीरी आज जितना दुखी इनसे है वो कभी नहीं हुआ है। आज आप इनकी अखबारें पढ़ी, उनमें लोगों को लिखा है कि साहब आज मेरी जिंदगी जारन हो गई है। लोग अस्पताल के लिए जाते हैं डायलिसिस के लिए, इनके छोकरे रास्ते में रोक देते, कहते आज़ादी हो जाएगी फिर डायलिसिस कराना। कश्मीरी आम कश्मीरी की हालत आज इन्होंने इतनी बदतर बना दी है। सुन लिया नामुल नबी साहब, मेरे ख्याल में आप ही के लोगों को खत्म कर रहे हैं ये सेपरेटिस्ट, ये राशनबारी की बात करते हैं, आतंकवादी और मिलिटेंट्स। डॉक्टर पात्रा बताइए कितना और सबूत चाहिए आपको? हल निकाल लीजिए। तो ये जो बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे साथ वादा किया है उसको निभा लीजिए। वादे के बारे में हमसे पढ़ा है आपने? वाजपेयी जी ने वादा किया है। एक सेंटेंस याद कर लिया आपने, रख लिया है नामुल नबी साहब इस सेंटेंस को। अरे आपने मुझसे एक सवाल पूछा, रूबिका जी आप नरसिम्हा जी का वादा पूरा कर लीजिए, मनमोहन सिंह जी का वादा पूरा कर लीजिए। सर आप रुक जाइए एक सेकंड। खजूरिया साहब एक सेकंड, गलत बात है, हम गद्दार सुनेंगे और हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा बताइए? खजूरिया साहब एक सेकंड, आई एम कमिंग टू हम जम्मू कश्मीर असेंबली में इलेक्शन लड़के आए हैं। एक सेकंड चुप हो आप जाइए। तो कह रहे थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आइए। डॉक्टर पात्रा, गद्दार कैसे हो गए? डॉक्टर पात्रा, हम तो इलेक्शन लड़के आए हैं, आप हमें भी गद्दार कह रहे हो, जो इलेक्शन बाइकआउट कह रहे हो उनको भी गद्दार कह रहे हो। करता हूं बहुत ड्यू रेस्पेक्ट के साथ रूबिका जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मगर रूबिका जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि रोज शाम को हम इनामुल नबी को क्यों बुलाते हैं डिबेट में, जहां वो इंडिया को छोटा दिखाता है और ये कहता है कि हमें रायशुमारी करनी चाहिए, ये कहता है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, उसके बावजूद उसको इतने बड़े चैनल, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपका है जो पूरे विश्व में देखा जाता है। इसलिए डॉक्टर पात्रा, क्योंकि जितनी बार नामुल नबी शरीफ यहाँ पर आएंगे उतनी बार एहसास होगा कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है, ये जमहूरियत की खूबसूरती है जिसके चलते नामुल नबी आ बैठे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी इस खूबसूरती का नाजायज फायदा उठाएंगे। आप अपने एमएलए से कहें ना सिक्योरिटी के बगैर चलने के लिए, आप कुछ दूसरे भी होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद भी होंगे, हक साहब भी होंगे और खजूरिया साहब भी होंगे, उनको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि अपनी सीमा ना लांघे, हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाए। As simple as that. इनामुल नबी को कुछ मैडम हम जम्मू कश्मीर असेंबली का हिस्सा है, इनके मेंबरों से कहीं विदाउट सिक्योरिटी करवा दे, लेकिन सबसे पहले ये पाकिस्तान की बार दिल्ली में झूठ बोलते हैं, उनसे कहिए बार ये सारी डीओपी को वोकेट करें, जो कंडीशन है रेस्टोर करिए 1947 को जेएंडके पोजीशन को रेस्टोर करिए, फिर रायशुमारी की बात करिए। आप चुन के आते हैं असेंबली में और फिर कहते हैं कि हम तो जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर में विश्वास रखते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप जेएनके का कानून डॉक्टर पात्रा क्या कह रहे हैं? एक सेकंड खामोश, एक सेकंड। डॉक्टर पात्रा व्हाट? हक साहब और ड्यू रिस्पेक्ट से खजूरिया साहब, हम रायशुमारी की बात ना करें, वो एक हमारे लिए ट्रैप खोद रहा है नबी, हम उस ट्रैप में क्यों गिर रहे हैं? कोई रायशुमारी नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर का वादा है, कश्मीर भारत मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे वादा किया है। नहीं, कौन सा प्राइम मिनिस्टर ने मेरे से वादा है? कौन सा प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया? कश्मीर के लोगों ने ब्लफ कॉल करिए, ये कौन सी रायशुमारी की बात कर रहे हैं? रायशुमारी आज ये बता रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम असेंबली में बैठे हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है असेंबली में बैठे हैं तो उससे ज्यादा रायशुमारी क्या चाहिए? अब 47 से लेके आज तक देखिए
कश्मीर में कितने इलेक्शन हुए, कोई वो रायशुमारी नहीं है तो फिर क्या है वो? लेफ्टिनेंट जनरल आप कैसे बात कर रहे हैं रायशुमारी करने की? कमल साहब एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर पात्रा, जब भी कश्मीर पर चर्चा होती है ये बड़े लेवल पर आकर हमें खत्म करना पड़ता है, लेकिन आज जो सवाल है उससे आप जा नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि वहां सेना का जवान बार बार वहां पर शहादत जो है वहां पर दे रहा है। जम्मू कश्मीर का पुलिस वहां पर शहीद हो रहा है, और वो तब हो रहा है जब वो ये बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। आप मुझे ये बता कर जाइए आज कि आइंदा ऐसा ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? इस जिम्मेदारी से क्यों भागेंगे? देखिए रूबिका जी, ससम्मान, बिल्कुल नहीं रूबिका जी, आपका अधिकार है, आप हमसे सवाल पूछिए, डिफिकल्ट प्रश्न पूछिए। मैं आपको दिखा रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ कि 7 वर्षों तक बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती रही इंडिया की आर्मी। 50,000 इस सरकार ने दिए हैं और भी देंगे। 500 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने फंड से सैंक्शन किया है कश्मीर के लिए, ताकि बुलेट प्रूफ इत्यादि, जिप्सीज इत्यादि ये जल्दी से जल्दी प्रोक्योर होकर हर पुलिस स्टेशन, लगभग 193 पुलिस स्टेशन है जम्मू कश्मीर में। और आपको जान के खुशी भी होगी कि 1-1 लाख रुपया केवल इन्वेस्टिगेशन के लिए इन सभी पुलिस स्टेशन में मुहैया कराया गया है हमारे सरकार के अंतर्गत। जहां तक बुलेट प्रूफ जैकेट इत्यादि का सवाल है, उसका भी आंकड़े लेके आया हूं। 1100 लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट और 8,000 लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोक्योर हो रहा है। 1100 ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है। जम्मू कश्मीर के एसएचओ की शहादत भारी पड़ जाती है। आपके ये सारे के सारे आंकड़े साइड में चले जाते हैं जब एक साथ 6 पुलिस वालों की लाशों के साथ, उनकी डेड बॉडीज के साथ बदहुरमती की जाती है। क्या मैं सही नहीं हूं लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद? आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। जी आप बिल्कुल सही हैं, जी आप बिल्कुल सही हैं, और इसका जवाब किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी स्पोक्समैन के पास नहीं है। असलियत ये है, और एक बात मैं सहमत हूँ पात्रा साहब से, डायलॉग, क्या डायलॉग की बात करते हैं आप लोग? क्या डायलॉग, किससे डायलॉग? सेपरेटिस्ट से डायलॉग करना चाहते हैं? सेपरेटिस्ट को तो कुछ सजा मिलनी चाहिए, जैसे पात्रा साहब कह रहे हो, मैंने शुरू में कहा। तो आप डायलॉग की क्या बात करते हैं? आप ये देखिए कि कश्मीरी मर रहे हैं, जो टेररिस्ट मरते हैं वो तो मरने के लिए ही उतरे हैं वहां पे। आज ये बात कह रहे हैं पात्रा जी। सर लेकिन एक बात समझिए ना अभय दुबे जी, मैनिफेस्टो में तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, आप भी समझते हैं। मैं बहुत गंभीरता से ये सवाल रख रही हूं और यहाँ पर बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कह दिया जाए कि हम ऐसे किसी भी शख्स से बात नहीं करेंगे, किसी भी इदारे से बात नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं रखता है, तो समझ जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर पात्रा पेच वहां फंस जाता है जब आप ही की सरकार का साथ दे रही पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि बातचीत होना चाहिए। बुनियादी सवाल इसीलिए क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। रूबिका जी, ये जो गलत नहीं सर, हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है अभय जी, मुझे ब्रेक लेना होगा, मुझे यहाँ वाइंड अप करने के लिए कह दिया गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया इसी उम्मीद के साथ कि आइंदा फिर कभी डिबेट करें तो इस डिबेट के लिए तो ना आना पड़े कि मेरा जवान, हमारा जवान, जम्मू कश्मीर के हमारे पुलिस वाले ये बार बार रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं कि साहब हमें बचा लीजिए, और वो मिलिटेंट आके खत्म कर जाते हैं। ये जिम्मेदारी कौन लेगा?